हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है देव दिशा YTCDD। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था प्रकृतिवाद, लेकिन वो वीडियो इस प्रकृतिवाद का पार्ट 1 था। आज जिसमें हमने प्रकृतिवाद के अर्थ, परिभाषाएं, उद्देश्य, सिद्धांत वगैरह डिस्कस किए थे। आज हम उससे आगे बढ़ के प्रकृतिवाद के जो पाठ्यक्रम है वो उसको डिस्कस करेंगे। प्रकृतिवाद का जो गुण अवगुण हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे इस YouTube चैनल से जिसका नाम है देव दिशा YTCDD। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे प्रकृतिवादियों द्वारा जो पाठ्यक्रम कर अपने विचार दिए गए हैं या पाठ्यक्रम को जो बताया गया है उन्होंने। तो अब प्रकृतिवादियों का पाठ्यक्रम पहले है हर्बर्ट स्पेंसर के अनुसार। हर्बर्ट स्पेंसर ने पिछले वीडियो में आपने देखा था कि शिक्षा के कुछ उद्देश्य बताए थे। प्रकृतिवादी शिक्षा के कुछ उद्देश्य बताए थे। उसमें उन्होंने बताया था कि सबसे पहले आत्मरक्षा, फिर जीविका उपार्जन, फिर संतति के पालन और सामाजिक सामंजस्य और अवकाश के सदुपयोग संबंधी उद्देश्य ये आप इन्होंने बताए थे। इसके बाद हम देखते हैं तो प्रकृतिवादी जो हर्बर्ट स्पेंसर थे उन्होंने उसी के अनुरूप जो उद्देश्य था उसी के अनुरूप विषय भी क्रिएट किए, विषय भी उसी के अनुसार बनाए हैं। यानी पहला है आत्मरक्षा संबंधी उद्देश्य था वहाँ, तो उसके अनुरूप ही यहाँ विषय है शरीर विज्ञान और स्वास्थ्य विज्ञान। ऐसे ही जीविका उपार्जन संबंधी विषय है, तो उसमें इन्होंने भौतिक विज्ञान, गणित और भूगोल इसको इन्होंने बताया है। और शिशु पालन संबंधी विषय वो हैं गृह विज्ञान, शरीर विज्ञान और मनोविज्ञान। इसके अलावा सामाजिकता संबंधी विषय वो इतिहास है, अर्थशास्त्र है, समाजशास्त्र है और राजनीति शास्त्र है। तो ये सामाजिकता संबंधी विषय हैं। अवकाश संबंधी विषय है कला, भाषा और साहित्य। कला, भाषा और साहित्य, यही 5 उद्देश्य हर्बर्ट स्पेंसर द्वारा प्राकृतिक शिक्षा के बताए गए थे। और इसी 5 उद्देश्यों के आधार पर ही हर्बर्ट स्पेंसर ने प्रकृति जो शिक्षा है उसका पाठ्यक्रम बताया है। अब आगे देखेंगे, अगला जो पाठ्यक्रम है वो रूसो का है। रूसो ने कहा कि विकास की अवस्थाओं के अनुरूप ही अध्ययन के विषय होने चाहिए। यानी विकास की अवस्थाएं कितनी बताई रूसो ने? 4 अवस्थाएं बताई, जिसमें शैशवावस्था है, बाल्यावस्था है, किशोरावस्था है और युवावस्था है। अब इसी के अनुरूप इन्होंने विषय भी बताए थे। जैसे शैशवावस्था में उन्होंने कहा शारीरिक शिक्षा, बाल्यावस्था में इन्होंने कहा कि संवेगों पर नियंत्रण की शिक्षा दी जानी चाहिए, किशोरावस्था में नैतिक व सामाजिक विषय यानी भाषा का ज्ञान, ये विषय होने चाहिए। किस अवस्था में? किशोरावस्था में नैतिक व सामाजिक विषय और भाषा का ज्ञान। इसके बाद युवावस्था में, यानी जब आप युवावस्था में आ जाओ तो आपको क्या पाठ्यक्रम में पढ़ाया जाना चाहिए? भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, ज्योग्राफी, एस्ट्रोलॉजी और आपका गणित। तो इस तरह से ये रूसो ने कहा था कि जैसी अवस्था हो वैसे ही अध्ययन के विषय होने चाहिए। और हर्बर्ट स्पेंसर ने 5 जो उद्देश्य बताए थे शिक्षा के, जो पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किए थे, ये 5 उद्देश्यों के आधार पर ही शिक्षा का पाठ्यक्रम होना चाहिए। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। इसमें जो क्वेश्चन बन सकता है वो रूसो का ज़्यादा बन सकता है कि रूसो ने कितनी अवस्थाएं बताई? तो 4 अवस्थाएं बताई। उन्होंने कितने उद्देश्य बताए? तो 5 उद्देश्य। इनमें से कौन सा उद्देश्य नहीं है? इस तरह से भी प्रश्न बन सकते। आगे देखेंगे तो प्रकृतिवादियों के अनुसार पाठ्यक्रम की विशेषताएं क्या होनी चाहिए। तो प्रकृतिवादी कहते हैं कि पाठ्यक्रम जो होना चाहिए विस्तृत होना चाहिए, और पाठ्यक्रम केवल सैद्धांतिक नहीं होना चाहिए बल्कि पाठ्यक्रम
नियम को, तो सबसे पहले सरल बातों से उसकी शुरुआत करोगे, फिर जटिलता की ओर बढ़ोगे, अनिश्चित से निश्चित की ओर, फिर प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, और ज्ञात से अज्ञात की ओर, और अनुभूत से तर्कयुक्त की ओर। तो इसको आप याद करना चाहें तो कर सकते हैं बड़े सिंपल तरीके से। स्पेंसर के ये शिक्षण सूत्र हैं, हर्बर्ट स्पेंसर के, और ये एक कोड है, सरल अनुभूत अनिश्चित प्रज्ञामु। सरल अनुभूत अनिश्चित कौन है? सरल अनुभूत अनिश्चित प्रज्ञामु। सरल अनुभूत अनिश्चित प्रज्ञामु। अब प्रज्ञामु क्या हो गया? सरल तो आप समझ गए, सरल से जटिल की ओर, अनुभूत से तर्कयुक्त की ओर, अनिश्चित से निश्चित की ओर, और प्र मतलब हो गया प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, ज्ञा मतलब ज्ञात से अज्ञात की ओर, मुँह से मूर्त से अमूर्त की ओर। तो इस तरह से सरल अनुभूत अनिश्चित प्रज्ञामु, इसको आप 5-6 बार बोलोगे, सरल अनुभूत अनिश्चित प्रज्ञामु, तो आपको याद हो जाएगा। आगे देखेंगे प्रकृतिवादी शिक्षक के बारे में क्या विचार रखते हैं। तो प्रकृतिवादी कहते हैं कि प्रकृति ही शिक्षक है, और प्रकृति ही पथ प्रदर्शक है, और समस्त ज्ञान का भंडार है। और शिक्षा में वो कहते हैं शिक्षक का स्थान ही नहीं है, शिक्षक का स्थान तो निष्क्रिय है, द्वितीयक है, सेकेंडरी है, कोई भूमिका शिक्षक की होनी ही नहीं चाहिए। रूसो तो ये भी कहते थे। तो वुडवर्थ कहते थे प्रकृति ही शिक्षक है, और रूसो कहते थे प्रकृति ही शिक्षक है तथा शिक्षक का स्थान पर्दे के पीछे है। तो इस तरह से रूसो का ये कथन बड़ा इम्पोर्टेंट है, जो उन्होंने शिक्षक को पर्दे के पीछे धकेल दिए। नेक्स्ट है प्रकृतिवादी शिक्षार्थी के बारे में क्या कहते हैं। प्रकृतिवादी शिक्षार्थी के बारे में कहते हैं कि प्रकृतिवादी शिक्षार्थी को तो यानी बालक को तो वो केंद्र बिंदु अपनी जो प्रकृतिवाद है उसका केंद्र बिंदु मानते। तो इस तरह से प्रकृतिवादियों के अनुसार बालक ही शिक्षा का केंद्र बिंदु है, उसके अनुरूप ही सारे सिद्धांत, सारी विधियाँ, सारा पाठ्यक्रम उसी अनुरूप होना चाहिए। इसके बाद प्रकृतिवादी अनुशासन के बारे में क्या कहते हैं। तो रूसो तो यहाँ तक कहते हैं कि बच्चों को कभी भी दंड नहीं दियाना चाहिए। हालांकि हक्सले कहते हैं कि उनको स्वतंत्रता दो, लेकिन संतुलन और उपयुक्त ढंग से काम करने के लिए कुछ संकेत यानी कुछ डायरेक्शन, कुछ इंडिकेशंस भी दो। तो रूसो तो उनको बिल्कुल स्वतंत्र छोड़ देना चाहता है और कहता है कि कभी भी दंड नहीं दिया जाना चाहिए। इसके अलावा आगे देखेंगे तो प्रकृतिवादी दंडात्मक व दमनात्मक अनुशासन का विरोध करते हैं। उनके अनुसार बालक व स्वानुशासित बने तथा उस पर किसी भी प्रकार का अनुशासन का दबाव शिक्षक व समाज द्वारा ना डाला जाए। तो इसको हम कहते हैं कि ये है बालक पर स्वानुशासन रहे, दंड का, भय का, दमन का अनुशासन इन सब तरीकों से द्वारा बनाए गए अनुशासन का प्रकृतिवादी विरोध करते। दंड से, दमन से, भय से बनाए गए अनुशासन का प्रकृतिवादी विरोध करते। इसके बाद नेक्स्ट देखोगे, अब हम देखते हैं फाइनल इसका सिनॉप्स करते हैं, यानी प्रकृतिवादियों के जो शिक्षण पद्धति थी या प्रकृतिवाद जो था वो कैसा था, उसके क्या गुण थे और क्या अवगुण थे। तो सबसे पहले गुण देखते हैं। प्रकृतिवादी बाल केंद्रित प्रकृतिवादी क्या करते हैं, बालक को केंद्र बिंदु में ले आते हैं। इससे पहले बालक को माना जाता था एक प्रौढ़, छोटा प्रौढ़। तो बालक को केंद्र बिंदु में लाने पर का श्रेय किसको है, प्रकृतिवादियों को। इसके अलावा पुस्तकीय शिक्षा का वो विरोध करते हैं, सह शिक्षा पर अधिक बल देते हैं, और इन्हीं प्रकृतिवाद से डाल्टन, मॉन्टेसरी, किंडरगार्टन और प्रोजेक्ट पद्धतियों का विकास हुआ है। इसके अलावा बाल मनोविज्ञान का शिक्षा में प्रयोग, ये भी किसने कहा, प्रकृतिवादियों ने ही कहा कि बाल मनोविज्ञान का भी फोकस रखना चाहिए। इसके अलावा प्रकृतिवाद के दोष, प्रकृतिवाद में आध्यात्मिक जगत का कोई स्थान नहीं है, ये कमी है।
प्रकृतिवाद के अवगुण क्या हैं, दोष क्या हैं, कि प्रकृतिवादी प्रकृति को प्रमुखता देते हैं और आध्यात्मिक जगत को कोई स्थान नहीं देते। प्रकृति ने पाठ्यक्रम के महत्व को कम किया है। प्रकृतिवाद ने पाठ्यक्रम के महत्व को यानी पुस्तक के महत्व को कम किया। प्रकृतिवादी केवल उसी ज्ञान को सीखने को कहते हैं जिसकी तात्कालिक उपयोगिता हो। अध्यापक का गौण स्थान, अध्यापक को तो वो पर्दे के पीछे रखना चाहते हैं रूसो। तो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक इस सिद्धांत का या इस वाद का, इस थ्योरी का है कि अध्यापक को द्वितीयक स्थान दे रहे हैं। आगे है भविष्य की उपेक्षा और वर्तमान पर बल। अभी आपने यहाँ पढ़ा है कि प्रकृतिवादी ये कहते हैं कि वही सीखो जिसकी तात्कालिक उपयोगिता है। तो वर्तमान पर तो बल है, फोकस वर्तमान पर है कि हाँ वो शिक्षा लेनी चाहिए जिसकी तात्कालिक उपयोगिता है, लेकिन भविष्य की उपेक्षा प्रकृतिवादी कर देते हैं। इसी को कहते हैं इसकी ड्रॉबैक। तो ये है अवगुण इस थ्योरी का, इस वाद का। तो ये हमने प्रकृतिवाद के दोष भी पढ़ लिए, प्रकृतिवाद के गुण भी पढ़ लिए, प्रकृतिवादियों द्वारा दिया गया सिलेबस, प्रकृतिवादियों द्वारा प्रकृति अनुशासन, शिक्षार्थी और शिक्षक संबंधी विचार, ये सब हमने इस वीडियो में पढ़ लिए। तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। इससे अगले नेक्स्ट वीडियो में हम आपको प्रकृतिवाद पर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न भी सॉल्व करवाएंगे। तो जुड़े रहिए हमारे इस YouTube चैनल के साथ जिसका नाम है देव दिशा YTCDD। धन्यवाद।